सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें कि आपको इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है 2Na प्लस 2H2O। ठीक है, जिससे कि बनता है 2NaOH प्लस H2 बनता है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसके वजह से दूसरों का रिडक्शन हो जाता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे H2O था, इसके अंदर ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे आके देखो यार, यहाँ पे आके ऑक्सीजन गायब हो गया। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका? ये सोडियम भाई ये काम कर रहा है, तो सोडियम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सिंपल से ट्रिक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है दूसरों को भी रिड्यूस कराता है, बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो Na खुद यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, पर H2O का क्या करवा दिया? रिड्यूस करवा दिया इसने यहाँ पे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो प्रोसेस बताना जिसके अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब जो आपका जो प्लांट के जो पार्ट जो हवा में होते हैं, वहां से आपका क्या होता है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में पानी निकल जाता है। ठीक है, जो कि एक्स के अंदर होता है, जिससे कि वाई को हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे? एमसीक्यू आपका सिंबल सा बेसिकली। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके वजह से आपका जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपीरेशन हो गया। उसके अलावा हेल्प करता है वाई में, किस चीज़ में हेल्प करता है? देखो पानी जब एक्स्ट्रा जब निकलता है ना, तो उससे जो आपका टेम्परेचर रहता है प्लांट का वो रेगुलेट करता रहता है। और यानी कि वाई का आंसर है टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। ट्रांसपीरेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? प्लांट की बॉडी को कूल करता है, ओवर हीटिंग से बचाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेल मतलब क्या करता है? ट्रांसपीरेशन पुल लाता है। अगला देखो यहाँ पे एक और एमसीक्यू जिसमें कह रहा है एक ह्यूमन आई के अंदर वो पार्ट जो कि लाइट को एंटर करता है आई के अंदर, मतलब अलाउ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। अगला देखो यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि जो आइरिस होता है, आइरिस हमारा इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, हमें दिक्कत होती है, तो हमारा प्यूपिल जो है छोटा हो जाता है। और जब डिम लाइट होती है, क्योंकि हमें देखने में दिक्कत हो रही है, तो प्यूपिल हमारा और ज़्यादा लार्ज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कि 5 सेंटीमीटर की हाइट है, उसको ऑप्टिकल सेंटर से कॉनकेव लेंस के, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। और इसका जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस का वो 18 सेंटीमीटर का है। तो आपको कैलकुलेट करना है पहले तो इमेज का डिस्टेंस, दूसरा आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको मैग्निफिकेशन जो आया इस कॉनकेव लेंस के केस में और कॉन्वेक्स लेंस के केस में, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कॉन्वेक्स का भी। ठीक है, उसको क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। व्हेन बोथ लेंसेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, किस केस के अंदर? जब दोनों के दोनों वर्चुअल इमेज बना रहे होंगे। ओके गुड। ठीक है, तो देखो पहले हमें पता है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर का 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका? -18 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस वही तो हमें नहीं पता, उसी को तो निकालना है। देखो फॉर्मूला लगाओ तो सिंपल सा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो कि v की वैल्यू पता ही है कितनी है यार, v कह रहा हूँ सॉरी, u की वैल्यू पता ही कितनी है। 1/u कितना हो जाएगा आपका? 1/-10t हो जाएगा। 1/f आपका कितना हो जाएगा? 1/-18 हो जाएगा। इसको यार सॉल्व करो कैल्सियम लेके, तो आपको 360 और ऊपर आपका माइनस ये कितना हो जाएगा? 18 जमा 20 जोड़ने पाएगा 38, यानी कि -38/360 आ जाएगा आपका। ठीक है, अ, आपको पता ही है क्या आएगा? ये आपका 1/v आया है, तो 1/v को जब v लिखोगे यानी कि इसको रेसिप्रोकल करोगे -360/38, इसको काटोगे तो 9.47 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और क्या बोला था इसके अंदर? मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना था। मैग्निफिकेशन कैसे करते हैं पता है आपको? ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए क्या किया? -9.47 v बाई यू करना है आपको। आपका यू कितना? -20 है, आपका ये 0.47 आ रहा है। ठीक है, सिंपल है ये तो बिल्कुल। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको वैल्यूज कंपेयर करनी थी मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो अभी हमने जो किया यहाँ पे, देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो वैल्यू होती है आपकी वो 1 से बड़ी होती है मैग्निफिकेशन की। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या होती है आपकी वैल्यू? 1 से छोटी होती है। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करने की बोला था, निकालने निकालने नहीं है, मैं सिर्फ जनरली बताना था सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से बड़ी आती है, कॉनकेव के लिए 1 से छोटी आती है। और हमें पता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन वैल्यू कैसे आ रही है? 1 से छोटी देखने को मिल रही है कॉनकेव लेंस के लिए, और हमने कॉनकेव के लिए निकाला, सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिविटी की मदद से हमें समझाना है कि
जो भी हम खाना खाते हैं उसके ऊपर सलाइवा का क्या फर्क पड़ता है, सलाइवा असर क्या डालता है उसके ऊपर, बेसिकली ये बताना है। सेकंड पार्ट बताना है कि जो बाइल जूस होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी समझाना है। एक्टिविटी क्या समझाओगे, 1 ml 1% स्टार्च सोल्यूशन ले लो। क्या लेना आपको, आपको लेना है स्टार्च सॉल्यूशन, क्योंकि स्टार्च सॉल्यूशन के ऊपर ही सलाइवा आपका अटैक कर रहा होता है। ठीक है, और 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, ए और बी के अंदर ले लेना। अब यहाँ पे 1 ml लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है, आप कितना ही ले सकते हो, इसकी कोई मतलब ऐसा गारंटी नहीं है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट ले लो बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ क्वांटिटी इज नॉट मेंशन डू नॉट एडिट मार्क्स, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी, तो इसके मतलब नंबर नहीं कटेंगे अगर आप नहीं भी लिखते तो। उसके अलावा सलाइवा लेना है आपको। सलाइवा क्या करना है, एक ट्यूब के देखो 2 ट्यूब ले लिया आपने, अब आपको टेस्ट करना है, दोनों के अंदर आपने स्टार्च लिया, इसमें भी स्टार्च लिया। ठीक है, तो एक के अंदर आपने सलाइवा डाला और दूसरे में नहीं डाला, जब भी तो पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ता है उससे। और दोनों टेस्ट ट्यूब को 20-30 मिनट के लिए छोड़ दिया ऐसे ही। अब आपने आयोडीन का इस्तेमाल किया और आयोडीन को दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉप करके देखा। आयोडीन क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन का, इसलिए आयोडीन का इस्तेमाल किया हमने। अब हमने क्या देखा, द कलर ऑफ आयोडीन डजंट चेंज इन द टेस्ट ट्यूब ए। अब ए जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, सलाइवा डाला था, उसके अंदर कलर आपका चेंज नहीं होता, जो कलर था आपका आयोडीन का वो चेंज नहीं होता। बट सेकंड वाले केस के अंदर आपका कलर जो चेंज हो जाता है, किस कलर के अंदर, ब्लू ब्लैक कलर में। किस में हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार सॉल्यूशन है। पर हमें पता था ए के अंदर क्या था, सलाइवा भी था, तो उसके चलते हुआ क्या, जो स्टार्स था आपका वो शुगर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टार्च आपका शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यही काम तो सलाइवा हमारा करता है। ठीक है, तो ये हम एक्टिविटी के तहत इस तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला यहाँ पे बाइल जूस क्यों इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, तो देखो बाइल जूस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइल जूस हमारा फैट्स को इमल्सिफाई करता है, बड़े बड़े जो फैट हमारे ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, और सरफेस एरिया भी बढ़ाता है एंजाइम को काम करने के लिए। दूसरा, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो इससे होता है क्या कि एसिडिक जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी पेट के अंदर उसको ये न्यूट्रलाइज करने का भी काम कर देता है। उसके अलावा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह अच्छे से एक्शंस ले पाए, जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए लिपेस हो गया स्पेशली। देखो अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ लेंसेज से बनते हैं, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो किसी इमेज की मैग्निफिकेशन शार्पनेस बढ़ाने के लिए सबको आपस में वो कंबाइन कर देते हैं। द नेट पावर ऑफ द लेंसेज, मतलब बहुत सारे जो लेंस हमने लिए उनकी जो नेट पावर है, ठीक है, प्लेस इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। मान लो एक लेंस थी पावर जिसकी P1 थी, दूसरे की P2 P3, इन सबको जोड़ के पी नेट निकालते हैं, यानी कि नेट जो लगेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 लग रहा है, सबको जोड़ दिया आपस में। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी। इस जो हम एडिशन करते हैं इस तरीके से, इसको हम सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं पावर ऑफ लेंस की। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लेंस सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि कैमरा बनाते हैं, माइक्रोस्कोप बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, तो बहुत सारे लेंस को जोड़ के बनाया जाता है। अभी जो लेंस सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपका कॉन्वेक्स लेंसेज का और कॉनकेव लेंसेज का भी हो सकता है। अब पूछा क्या गया है, पहले पार्ट में पूछ रहा है कि आप नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। कब, जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जिसकी की पावर +4D है, और एक कॉनकेव लेंस का जिसकी की पावर -2D है, इन दोनों को लेके बना रहे हैं शायद, है ना, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इन दोनों का, देखते हैं क्या होगा। क्या बी पार्ट में कह रहा है आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लेंस की जिसकी की पावर कितनी है, -2.5D है। और तीसरे में आपको रे डायग्राम बनाना है जिससे कि आप नेचर, पोजीशन और दिखा सकते हैं इमेज का, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जिसकी की पावर 0.1D है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर से, जब उसको रखा जाता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। और मैं ऑप्शन दे रखा था कि एक वर्चुअल इमेज जो है कैसे फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस से, मतलब किस तरीके से डिफरेंट होती है, मतलब एक कॉनकेव के अंदर जो बनती है वो कॉन्वेक्स वाले से अलग किस तरीके से होती है। उसके अलावा कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है वो वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी कुछ बातें कह दी इसने, पर सिंपल है फिर भी ये। ठीक है, तो अब नेचर कैसा होगा, नेचर यार आपका नेचर होता है कन्वर्जेंट, नेचर कैसा होता है आपका कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बाकी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखो नेचर बताना था आपको कंबाइनिंग ऑफ लेंसेज का, तो कॉन्वेक्स का कितना था, +4D, कॉनकेव का था -2D। हमें इनको कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 +4 प्लस -2 करेंगे तो यार आपका कितना आ जाएगा, +2D आ जाएगा। अब इससे हमें नेचर डिसाइड करना है, देखो कैसे, हमें पता है कि ये हमारा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्वेक्स, पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग, इस वजह से कन्वर्जिंग इसका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड में क्या बोला था आपसे, सेकंड बोला था कि आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, सिंपल यार, फोकल लेंथ निकालनी है आपको, 1/p कर दो कि पावर कितना, -2.5D है।
तो यार 1/-2.5d करोगे तो आपका -0.4 मीटर या फिर आप -40 सेंटीमीटर भी कह सकते थे। तीसरा बता ये डायग्राम बनाना था आपको, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ये एक जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से जब रखा जाए उसकी दूरी पे, और आपका पावर देखा है 0.1d का, ठीक है। तो सिंपल सा रे डायग्राम है ये, तो रे डायग्राम तो बहुत ही सिंपल ही होता है, बस आपको बनाने आने चाहिए तो आप बना ही लोगे इसको। उसके अलावा देखो यार बी वाला पार्ट तो हमने देख ही लिया है, सिंपल था। उसके अलावा सी वाला पार्ट जो था उसमें क्या बोल रखा था, मतलब वो डिफरेंसेस वगैरह भी मांग रखे थे हमसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इमेज जो आपकी जो फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी की पावर कितनी है 0.1d है ना। अभी हम यही वाला पार्ट देख रहे हैं, सी वाला जो पार्ट था हमारा, ठीक है। पार के अंदर की 0.1d देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे 1/पार करके, जैसे इस वाले पार्ट में निकाली तो 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। अगर आप डिस्टेंस कंपेयर करो तो यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ आपका 1000 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपको जो फोकल लेंथ के बहुत ज़्यादा करीब होगा। ये सिर्फ एक समझने का तरीका है जिससे कि आप जो इस डायग्राम को बना पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आपका वर्चुअल इमेज जो है फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस से, वो कैसे अलग होता है, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कैसा होता है, मैग्नीफाइड बनता है, कॉनकेव के अंदर कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। और रही बात अगर उसकी मतलब कहाँ पे क्या पूछा था यहाँ पे, हाँ कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, तो कंडीशन याद रखनी, जब ऑब्जेक्ट को ओ एंड एफ के बीच में रखा जाता है, कहाँ पे, कॉन्वेक्स के अंदर, और कॉनकेव के अंदर जब ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है, तो आपका वर्चुअल इमेज जो है फॉर्म हो रहा होता है। बिल्कुल सिंपल है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी, मतलब काफी कुछ बातें इसके अंदर पूछ ली गई थी घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन इसमें क्या रहेगी, आप रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं किसी भी कंडक्टर की और उसकी एस्टिमेट बतानी है आपको। दूसरे पार्ट में आपको दो फैक्टर बताना है जिसके वजह से आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर के अंदर। और तीसरे के अंदर आप पूछा आपसे रेजिस्टेंस किस प्रकार से असर करेगा वायर के अंदर अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए एंड साथ ही साथ रेडियस को भी डबल कर दिया जाए। गुड। तो देखो पहले पार्ट के अंदर पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई होता है। वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई आपका करंट होता है। एस यूनिट की बात करें तो आपकी एस यूनिट होती है इसकी ओम होती है। डेफिनेशन एक ओम की हमें पता होनी चाहिए। एक ओम का मतलब है कि एक ओम इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर का करंट। सिंपल है बिल्कुल। फैक्टर्स की बात करें एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर की, अब देखो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेक्टेंगुलर दे दे कुछ भी दे दे फर्क नहीं पड़ता उस समय, कंडक्टर के लिए पूछा है ना, बस इतना ध्यान दो। तो दो चीजें जिन पर डिपेंड करता है, पहले तो लेंथ पे और दूसरा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर मटेरियल एंड टेम्परेचर बट नॉट रिक्वायर्ड एयर। देखो इस पे भी डिपेंड कर सकता है नेचर पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पर। यहाँ तो ऐसे हमें कोई जरूरत नहीं है ना, मैं तो सिर्फ रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पूछे थे तो हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बता सकते हैं। रिलेशन देखो पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में एल बाई एल क्या होता है आपका लेंथ, नीचे ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये इसको रो बोलते हैं, रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। पहले पार्ट में कह रहा था लेंथ को अगर डबल कर दें, अब देखो एल था, एल की जगह आप क्या ले रहे हो 2l ले रहे हो, तो सिंपल है फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, है ना। तो 2l बाई ए करोगे तो देखो ये आपका डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली लेंथ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि आपका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लॉजिक क्या सिंपल है कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। तो लंबी वायर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे, ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर रेडियस को भी डबल कर दिया जाए, याद रखिए कि रेडियस को भी साथ में डबल कर दिया गया है, ठीक है। रेडियस कितना ले लिया आपका 2r ले लिया। अब देखो यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे वायर का, ये सर्कल ही तो बनता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई, और आर क्या हो गया आपका 2r का स्क्वायर यानी कि पाई 4r का स्क्वायर। सिंपल है ना बिल्कुल। ये आपका ये 4 पाई r स्क्वायर कर लो या फिर 4 टाइम्स ऑफ ए कर लो, यानी ए आपका 4 टाइम्स हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर जब पुट करोगे तो लेंथ आपकी 2 टाइम्स है, ठीक है, और एरिया आपका 4 टाइम्स है, यानी कि 2 1 2 2 4 यानी कि 1/2 हाफ हो गया। रेजिस्टेंस आपका हाफ आ रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाता है अपने ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले। डबलिंग का मतलब है कि लेंथ आपकी इंक्रीज करेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा होगा। रेडियस को डबल करने का मतलब है एरिया आपका जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। नेट इफेक्ट की अगर बात करें तो यार रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पूरा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको बोला गया था, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, बहुत अच्छा था सेशन हमारा ये वाला,
ठीक है, जिसमें कि पहला था आपका देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलता है, तो इसको आपको अच्छे से रिकॉल कर लेना है एक बार। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस आपको ट्रांसपिरेशन का तो पता ही होना चाहिए, 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू इसके ऊपर। आई के जो पार्ट्स होते हैं आपको उसके बारे में हर एक का इन्फॉर्मेशन, रेटिना का, आई लेंस का, कॉर्निया का, पिपेल, आइरिस, सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो इससे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट्स होते हैं आपके, वो भी आपको पता होना चाहिए, माइपिया, हाइपरमेट्रोपी आपके। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन था सिंपल सा हमारा, जिसमें कि आपको मैग्नीफिकेशन का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता ही है, हम डिस्कस करते आ रहे हैं कई बार, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, और याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कॉनकेव के लिए 1 से छोटी होती है। एक्टिविटी से दिखाना था, तो एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक्टिविटी का क्वेश्चन हमारे लिए। एक्टिविटी जैसे आपको एज इट इज़ दे रखी है एनसीईआरटी में, आप उसको डायरेक्ट टेप के लिख सकते हैं, मतलब उसको याद कर लें, अच्छे से समझ लें एक बार में, आप उसको लिख पा रहे होंगे इजीली। ठीक है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैसे भी वो। उसके अलावा देखो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे नेट पार आपको बता रखी थी लेंसेज की P1 प्लस P2 प्लस P3 करके कर सकते हैं, जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने यहाँ पे किस प्रकार से देखा, हमने कि नेचर को डिसाइड किया हमने, नेचर से फिर हमने पता किया कि कौन सा हमारा वो हो सकता है उसका, राइट, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, वो हमने पता किया। उसके अलावा फोकल लेंथ दे रखी थी, फोकल लेंथ हमें निकालनी थी, पार दे रखी है, तो हमें पता चल जाएगा P = 1/f होता है, सिंपल, इसको याद रखेंगे और कभी भी इसको हम निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम आप जो एक हमने देखा कि किस प्रकार से उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि बनेगा कैसे, उसके बाद तो फिर हम बना ही लेंगे, बाकी प्रैक्टिस कर रखिए तो इजीली बना पा रहे होगे इसको। ठीक है, उसके अलावा वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, दोनों केसेस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए कब कब होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन तो देखो आता ही आता है आपका, जनरली हो सकता है कि थ्योरेटिकल पूछ सकता है, थ्योरेटिकल ना पूछे तो आपको पता ही है कि आपको वो डायग्राम्स बना के दे देगा। ठीक है, डायग्राम्स के अंदर आपसे कुछ कुछ निकलवाएगा, तो रेजिस्टेंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही आपको पता ही है। ठीक है, और इस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है अक्सर हमारा कि लेंथ डबल हो जाए, रेडियस आपका रेडियस डबल हो जाए, कभी पूछ देगा लेंथ हाफ होगी तो क्या होगा, और रेडियस को भी हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से एक बार रिकॉल करना है, रेजिस्टेंस की हमारे किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह हमें अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।